नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदल विला में अब तक आप लोगों ने सुना कि काजल जानबूझकर गिर जाती है और इल्जाम अनाया पर डाल देती है, और अरुणा जिंदल और भवानी शेरगिल भी उसे नीचा दिखाती है और उसे कई सारी बातें सुनाती है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। वही सबको खामोश देखकर अनाया को और गुस्सा आया। वह जानती थी कि यह लोग बेवकूफ है, लेकिन इतने बेवकूफ होगी उसे पता नहीं था। उसे अब समझ आ रहा था कि सालों पहले भी यह लोग इतनी आसानी से बेवकूफ कैसे बन गई है। अनाया भी बिना इमोशन के पीछे देखते हुए गंभीर आवाज में बोली, पहली बात किसे तुम्हारी शादी हो रही है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। रही बात इसे नीचे गिराने की, तो मैंने नहीं कहा था कि वो आकर मेरा हाथ पकड़े या फिर मुझसे बात करें। मुझे पसंद नहीं है कि कोई भी मुझे छुए, और भला मैं इसे जानती तक नहीं हूँ, तो भला मैं उसे नीचे क्यों गिराने लगी। इतना बोलकर वह खड़ी हुई और रेशमा की ओर देखकर बोली, चलो यहाँ से, मुझे इस ड्रामे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसे गुस्सा होकर जाता देख पूरा परिवार मायूस हो गया। हर कोई उसे रोकना चाहता था, लेकिन आकाश की गंभीर आवाज सुनकर सब लोग कुछ नहीं बोलते, क्योंकि आकाश ने गंभीर आवाज में कहा, उसे कुछ काम है, जाने दो। और आप लोग कितनी बार कहा है कि उसे अच्छे से बात करो। हर्षद जिंदल, जो अब तक खामोश था, वह गुस्से में अपनी जगह पर खड़े होते हुए बोला, तो वह पहले से हमसे नाराज है, ऊपर से आप लोगों का ऐसा बिहेवियर। उसने कुछ गलत नहीं कहा, सच में उसने उसे धक्का नहीं दिया था। यह बेवकूफ लड़की जानबूझकर उसके पास गई थी। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा है कि आप मुझे फोर्स क्यों कर रहे हैं इससे शादी करने के लिए। कभी कभार तो मुझे लगता है कि मैं आपका बेटा हूँ भी या नहीं। इतना बोलकर वह गुस्से में वहां से चला गया। वही उसकी बात सुनकर पूरा परिवार अविश्वास से हर्षद जिंदल को देखने लगा, क्योंकि वह घर का सबसे समझदार और शांत बच्चा था, और शायद इतना मेच्योर था कि कभी कभार तो परिवार में किसी को शक होता था कि कहीं वह 60 साल का बुढ़ा तो नहीं है। उसकी मैच्योरिटी बहुत ज्यादा थी, लेकिन आज उसने किसी बच्चे की तरह शिकायत की थी और किसी चीज के लिए पूरे परिवार को सुनाया था, और यह सच भी था। सच में हर्षद उसे चालबाज लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। वही काजल जो नीचे गिरी हुई थी, वह रोते हुए हर्षद से देखकर बोली, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो बस उससे बात करना चाहती थी। और हर्षद जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आप मुझसे सच में शादी नहीं करेंगे? अब तो सबको पता चल गया है कि मैं इस खानदान की बहू बनने वाली हूँ। लोगों के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। इतना बोलकर वह फूट फूट कर रोने लगी। भवानी शेरगिल भी उसे शांत करवाते हुए अरुणा जिंदल से बोली, मासा आप कुछ कहती क्यों नहीं है? वह लड़का दिन पर दिन बदतमीज होता जा रहा है। किसी से शादी तोड़ना इतना आसान भी नहीं होता, और एक तो पहले ही इसकी बेइज्जती हो गई है। सगाई वाले दिन ही उसका सबके सामने उसे छोड़कर के चला गया था, जिसकी वजह से काजल की पूरे समाज में कितनी बदनामी हुई। यहाँ तक कि जिंदल परिवार पर भी लोगों ने कीचड़ उछाल, और अब यह तो शादी करने के लिए ही मना कर रहा है। वही यह सुनकर अरुणा जिंदल को भी बुरा लगा। वह गुस्से में बोली, मैं भी देखती हूँ यह शादी कैसे नहीं करता। अगले हफ्ते ही मैं उसकी शादी करवा दूंगी, तुम चिंता मत करो। वही उसकी बात सुनकर जहां काजल और भवानी खुश हो गई, वही पूरा परिवार मायूस हो गया था, क्योंकि हर कोई जानता था कि हर्षद इस शादी से खुश नहीं था। मोहन जिंदल को अपनी बीवी की बेवकूफ पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह खानदान की इज्जत को इस तरह से बदनाम भी नहीं होने देना चाहते थे। इसीलिए वह चुप रहे और वापस कमरे में चले गए। वहीं काजल और भवानी शेरगिल को जो चाहिए था वह मिल गया था। वह चाहते थे कि कुछ भी करके उनकी शादी हो जाए, ताकि भवानी शेरगिल की जिंदल परिवार पर पकड़ बढ़ जाए। और काजल की तो बात ही कुछ अलग थी, क्योंकि जब से उसने अनाया को मारने की कोशिश की थी, तब से ही बिजलानी परिवार की हालत खराब हो चुकी थी। और यह मेहरबानी हमारे हीरो हर्षवर्धन रावत की थी। हर्षवर्धन अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ता था, खास करके वह शिकार जो उसकी बीवी पर नजर डालता था। यहाँ तो उसकी बीवी को जहर देने की कोशिश की गई थी, तो भला वह बिजलानी परिवार को कैसे छोड़ता है। उसने बिजलानी परिवार का सारा लीगल बिजनेस रास्ते पर ला दिया था। कभी भी यह खबर बाहर आ सकती थी कि बिजलानी परिवार दिवालिया हो गया। हालांकि उनके अंडरवर्ल्ड में कनेक्शन कुछ ज्यादा ही अच्छे थे, जिसकी वजह से वह अब तक टिके हुए थे। लेकिन झील में रहकर मगरमच्छ से कोई बैर नहीं करता।
हर्षवर्धन अंडरवर्ल्ड का किंग था और बिजलानी परिवार ज्यादा वक्त तक टिकने नहीं वाला था। वो लोग यहाँ तक नहीं जान पा रहे थे कि उन्हें टारगेट क्यों किया जा रहा है। वो बस खुद को बचाने की कोशिश में इधर उधर भटक रहे थे। और यह सारी प्लानिंग तो हमारे महान क्यूट सी हीरोइन की थी, क्योंकि पिछली बार उसने ही हर्षवर्धन को बिजलानी परिवार पर अटैक करने को कहा था, ताकि काजल का चैप्टर जल्द से जल्द खत्म किया जा सके और उस पर हुए हमले का भी बदला लिया जा सके। कपूर इंडस्ट्री में दूसरी ओर कपूर इंडस्ट्री में माहौल कुछ अलग ही था। कपूर इंडस्ट्री पहले से ज्यादा अच्छा काम कर रही थी। वहां पर अनाया ने अब एक ही गद्दार रहने नहीं दिया था। वह इंडस्ट्री शक्ति पटेल के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही थी। उसका मुनाफा भी बहुत ज्यादा अच्छा था, यहाँ तक कि हर्षवर्धन ने अपने इन्फ्लुएंस से उसके शेयर होल्डर भी बदल दिए थे। अब वहां पर सभी लॉयल और अनाया के लिए काम करने वाले लोग ही बचे थे। अनाया जिंदल विला से निकलकर सीधे ही कपूर इंडस्ट्री आए थी। उसे कुछ बिजनेस डील करनी थी। अभी कुछ ही घंटे गुजरे होंगे कि कपूर इंडस्ट्री में कोई जोर जोर से तमाशा करने लगा। यह कोई और नहीं जानवी मेहता थी, अनाया की सौतेली बहन। वो कपूर इंडस्ट्री में तमाशा करते हुए बोली, अनाया बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? तुम्हें मेरी हालत दिख नहीं रही? ऊपर से मेरी माँ कुछ वक्त से गायब है। क्या तुमने उसके साथ कुछ किया है? साफ साफ बताओ, मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज मेरी मॉम को मुझे लौटा दो। मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, प्लीज। दरअसल कुछ वक्त पहले जानवी ने अपनी मॉम से छिपकर मिलने की कोशिश की थी, लेकिन उसे पता चला था कि उसकी मॉम का काफी वक्त से कोई पता नहीं चला रहा और उसे पुलिस स्टेशन कहा गया था कि वो भाग है और उसे पकड़ने के ऑर्डर मिले थे। लेकिन उसके पिता ने उसे बताया था कि आखिरी बार अनाया उनसे मिलने आई थी और उन्हें शक था कि जानवी की मोम उसी के पास है। और जानवी को भी यही लगता था, क्योंकि अगर उसकी न रवीना बाहर होती तो वो उसे फोन जरूर करती। दूसरी ओर जानवी अनाया के खिलाफ बकवास कर रही थी, जिसमें अनाया को ही सबके सामने कसूरवार ठहरा रही थी। उसकी बातें कुछ इस तरह की थी कि जैसे अनाया ने उसके साथ क्या कुछ नहीं किया, वो उसे बर्बाद करके रहती है और अनाया खुद अभी आराम की जिंदगी जी रही है। वह बार बार अनाया पर इल्जाम लग रही थी, यहाँ तक कि उसकी बातें सुनकर आसपास भीड़ जमा हो चुकी थी और हर कोई अनाया को बुरा समझ रहा था, क्योंकि जानवी खुद को कुछ ज्यादा ही बेचारा बता रही थी। वैसे भी वह प्रेग्नेंट थी। अब तक उसका पेट नजर आने लगा था। हालांकि उसकी प्रेगनेंसी को ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था, लेकिन फिर भी वह इस वक्त काफी बेचारी नजर आ रही थी। एक अकेली औरत जो प्रेग्नेंट है और वह अपने लिए इंसाफ मांग रही है, सुनने में कितना बेचारा लगता है। और बाकी के लोगों के लिए भी यही हुआ। वह लोग जानवी के पहले किए हुए सारे काम भूल गए और अनाया को बुरा भला कहकर बातें बनाने लगे। थोड़ी ही देर में अनाया की सेक्रेटरी रेशमा ने ऑफिस में जाकर इस तमाशे के बारे में बता दिया। वैसे लोग भी कितने बेजार होते हैं, उन्हें सच जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो बस तमाशे का हिस्सा बनना पसंद करते हैं और बिना किसी वजह दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। उन्हें इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि उनका सामने वाले से कोई लेना देना नहीं। क्या जानवी अपने प्लान में होगी कमियां? और क्या चलेगी आगे जानवी? क्या इस बारे बाहर पता चलेगा जिंदल विला में? अब तक आप लोगों ने सुना कि कपूर इंडस्ट्री में जानवी जाकर तमाशा करती है और इस बारे में अनाया को पता चलता है। अनाया वहां जाकर जानवी को ऊपर से नीचे तक देखती है। वह जानना चाहती थी कि हकीकत में जानवी यहाँ आई क्यों है, इसीलिए वह गौर से उसकी आंखों में देखती है। हालांकि अब तक अनाया ने मास्क नहीं उतारा था, वह अभी भी अपने पुराने अवतार में थी। उसने ऊपर से नीचे तक का पुराने जमाने के मॉन्क की तरह कपड़े पहने थे, ऊपर से ओवरकोट, चेहरे पर मास्क, खुले हुए बाल, लेकिन फिर भी उसकी खूबसूरती कम नहीं हो रही थी। वह रोब के साथ आगे आ रही थी तो उसके कपड़े और बाल पीछे उड़ रहे थे, जैसे वह कोई आसमान से उतरी हुई पारी हो। पूरा ऑफिस जो बातें बना रहा था, वह भी अब तक शांत हो चुका था। अनाया वहां जाकर जानवी को ऊपर से नीचे तक देखती है। वहीं जानवी की आंखें अनाया को देखकर चमक गई, जैसे उसका प्लान कामयाब हो रहा हो। अनाया जो उसकी सच्चाई जानना चाहती थी, उसकी नजरें जानवी से मिलती है। जैसे ही वह जानवी की नजरों में देखती है, उसे सारा तमाशा समझ आ जाता है। दरअसल जानवी आज उसे यहाँ अनाया को फंसाने के लिए ही आई थी। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अनाया इतनी अच्छी जिंदगी जी रही है। उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी मेहता परिवार में।
उसे लग रहा था कि वह अच्छी और लग्जरी जिंदगी जी पाएगी, लेकिन हुआ उसके उलट। मेहता परिवार ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। जहां विशाल मेहता की मां उसे हर वक्त ताने देती थी और उसे पर रोक टोक करती थी, वही उसकी बहन दिव्या उसे हर बार बातें सुनाती थी और उसे छोटी छोटी चीजों के लिए बहस करने लग जाती थी। यहाँ तक कि वहां के नौकर भी उसे ढंग से बात नहीं करते थे। फिर भी जानवी उनसे लड़कर अपना काम निकलवा लेती थी। जानवी नहीं जानती थी कि यह सारी वही चीज है जो अनाया ने पिछले जन्म में बर्दाश्त की थी। लेकिन इस बार अनाया अपनी किस्मत बदल चुकी थी। जैसा अनाया ने सोचा था, बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। जानवी और मेहता परिवार एक दूसरे को बर्बाद कर रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तो जानवी को विशाल की हरकत से लगा रहा था। विशाल उसे एक नजर उठाकर भी नहीं देखता था, यहाँ तक कि वह कभी कभी उसे पर गुस्से में हाथ भी उठा देता था। और उसे अपने बच्चों से भी कोई लेना देना नहीं था। वह हर वक्त बस अनाया के बारे में ही सोचता रहता था। वही सोचता रहता था कि किस तरह से वो अनाया को हासिल करें, और ज्यादातर वक्त वो अपनी सेक्रेटरी क्रिस्टल के साथ ही गुजार देता था। लेकिन जानवी को लगता था कि अनाया की वजह से यह सब कुछ हो रहा है, इसीलिए वह आज यहाँ आई थी, अनाया से अपने सारे हिसाब चुकता करने के लिए। जैसे ही उसने अनाया को देखा, वह मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए उसके पास चली गई। अनाया जो पहले ही उसका दिमाग पड़ चुकी थी, उसको जानवी की इस हरकत से कोई आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वह 2 कदम पीछे हट गई। जानवी रोते हुए उसके घुटनों के पास बैठ गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, प्लीज अनाया, अब तो मेरे डैड को जेल से निकलवा दो और मेरी मॉम को छोड़ दो। मानती हूँ उन्होंने गलती की थी, लेकिन वह तुम्हारे भी डैड है। तुम उन्हें इस तरह से जेल में नहीं रख सकती। और प्लीज अगर तुम चाहो तो मैं विशाल को भी तुम्हें दे सकती हूँ। मैं उससे डिवोर्स ले लूंगी, लेकिन प्लीज मुझे मेरे मॉम लौटा दो। वैसे भी विशाल तुमसे प्यार करता है। वह तो इतने वक्त में मेरे पास भी नहीं आया। वह बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता है और तुम्हारा ही पीछा करता है। इतना बोलकर वह रोने लगी। जानवी का कहने का साफ साफ मतलब था कि अनाया विशाल को फंसा रही है और वह उसे जानवी से दूर कर रही है। आसपास के लोग भी बातें बनाने लगे थे। जानवी अपने साथ मीडिया को भी लेकर आई थी, इसीलिए बाहर भी पब्लिक को यह साफ साफ सुनाई दे रहा था और हर कोई उसे लाइव देख सकता था। यहाँ तक कि कई ऑनलाइन मीडिया पर तो यह चीज लाइव नजर आ रही थी। वहीं उसकी सारी हरकतें देखकर अनाया की आंखें छोटी हो गई। अनाया उसे घूरते हुए बोली, मेरा तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है, और वैसे भी तुम्हारे मॉम डैड ने मुझे मारने की कोशिश की थी, यहाँ तक कि उन्होंने मेरी मॉम को मार भी डाला। क्या तुम अभी भी यह कह सकती हो कि वह लोग निर्दोष है? और तुम्हारे पति से मेरा क्या लेना देना? वह तुम दोनों का आपसी मामला है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उसे पसंद करती हूँ। वहीं अनाया की बात सुनकर जानवी को लगा कि कहीं उसकी सारी बाजी उल्टी ना पड़ जाए, इसीलिए जानवी खड़ी हुई और उसके पास जाते हुए उसके गले लगाने की कोशिश करते हुए उसके कंधे पर हाथ रख देती है। अनाया यह समझ नहीं पा रही है कि जानवी करना क्या चाहती है। वह पीछे हटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने अभी तो जानवी को हाथ तक नहीं लगाया था। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि अनाया की गर्दन में तेज दर्द होता है। दरअसल जानवी ने अपने हाथ में एक जहरीली पिन पकड़ी हुई थी, जो वह अनाया की गर्दन में चुभा देती है। उसका एहसास होते ही अनाया अपने इंस्टेंट रिफ्लेक्शन की वजह से वह जानवी को धक्का दे देती है। ऐसा होते ही जानवी नीचे गिर जाती है और वो अपना पेट पकड़कर रोने लगती है। यह सब कुछ ज्यादा ही जल्दी हुआ था कि अनाया को कुछ करने को मौका नहीं मिला था। वही जानवी गिरते वक्त एक शैतानी मुस्कान देती है, जो हमारी हीरोइन देख लेती है। वही जानवी गिरते ही रोते हुए बोली, अनाया, यह तुमने क्या किया? मेरे पेट में तेज दर्द हो रहा है। तुम मुझे मार क्यों रही हो? तुमने यह तक नहीं सोचा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? इतना बोलकर वो दर्द से कराहने लगी और धीमी रोती हुई आवाज में बोली, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। इतना बोलकर वह जोर जोर से रोने लगी, जैसा कि अनाया ने उसका मर्डर कर दिया हो। वह फिर भी अनाया पर इल्जाम लगाने लगी, लेकिन उन सबसे उलट अनाया अपनी गर्दन दर्द में सहला रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जानवी ने किया क्या है। तभी वह जानवी की आंखों में देखती है ताकि उसके इरादे जन सके। उसकी दिमाग की साजिश पड़ते ही अनाया की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वह खुद पर ही गुस्सा कर रही थी कि वह इतने लापरवाह कैसे हो सकती है। वहीं जमीन पर पड़ी हुई जानवी, जिसने जानबूझकर अपने स्टमक पर कुछ ज्यादा ही प्रेशर दिया था,
क्योंकि वह जानबूझकर अपने पेट के बल गिरी थी। उसको ब्लड लॉस होने लगा था। उसके पैर के बीच से खून की धारा बहने लगी थी और वह दर्द से तड़प रही थी। इस बार उसका दर्द सच्चा था, क्योंकि सच में उसका मिस्कराज हो रहा था। वहीं अनाया जो वहां खड़ी थी, वह दर्द से तड़पते हुए जाह्नवी को देख रही थी, लेकिन तभी उसे चक्कर से आने लगा और वह जमीन पर गिरने लगी। अनाया खुद को संभालने के लिए पास खड़े हुए अपने सेक्रेटरी रेशमा को पकड़ लेती है। वही रेशमा अपनी बॉस की ऐसी हालत देखकर डरते हुए बोली, क्या हुआ बॉस आपको? सब कुछ ठीक तो है? अनाया अपनी गर्दन की ओर इशारा करते हुए बोली, उसे निकालो। रेशमा बिल्कुल वैसा ही करती है और उसकी गर्दन से वो जहरीली पिन निकल देती है। अब तक अनाया को चक्कर आने लगे थे। वही पूरी भीड़ बेकाबू हो रही थी। हर कोई अनाया को ब्लेम कर रहा था। किसी ने यह नहीं देख कि जाह्नवी ने अनाया को मारने की कोशिश की। भीड़ में से एक औरत चिल्लाकर बोली, कितनी घटिया लड़की है, अपने पूरे खानदान को निगल गई। अब तो यह प्रेग्नेंट औरत को भी नहीं छोड़ा, कीड़े पड़ेंगे इसे। वही उसी तरह की भीड़ में से बातें होने लगी। हालांकि ज्यादातर लोग चुप ही थे, क्योंकि वह अनाया के एम्प्लॉय थे। लेकिन जो लोग जाह्नवी ने बाहर से बुलाए थे और उसका साथ दे रहे थे, वह सब लोग अनाया की बुराई करने लगे। पूरी पब्लिक लाइव इस न्यूज को देख रही थी और कोई ऑनलाइन अनाया को ट्रोल कर रही थी। थोड़ी ही देर में पूरे सिटी में यह न्यूज ट्रेंडिंग बन गई कि कपूर इंडस्ट्री की नई मालकिन अनाया कपूर ने अपने ही सौतेली बहन के बच्चे को मार दिया और वह उसके पति को छीनना चाहती थी। इसी तरह की कई सारी नेगेटिव न्यूज अनाया के खिलाफ फैल चुकी थी। क्या अनाया जाह्नवी की चल से बच पाएगी? क्या उसके जहर का इलाज वक्त पर होगा? और क्या होगा जब हर्षवर्धन को जहर के बारे में पता चलेगा? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।